केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने की सियासी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है। तो इसके पीछे भी क्या कोई राजनीतिक मंशा है? इस सबके बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज केजरीवाल ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट के अंदर सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। इसमें कितनी सच्चाई? नमस्कार, मैं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहाई पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसी बीच आज अचानक सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। तो क्या आम आदमी पार्टी का संकट अभी और विकट होने वाला है? संकट के बादल अरविंद केजरीवाल पर और गहराने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह एक खबर आई जिसमें कहा गया कि केजरीवाल ने शराब घोटाले का सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है। देश भर में चैनल्स की हेडलाइन बन गई, सियासी सरगर्मी तेज हो गई, घर घर, चाय दुकान, गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा होने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में जज के सामने सीबीआई पर आरोप लगाया और कहा कि सूत्रों के जरिए सीबीआई गलत खबरें फैला रही है। उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि सिसोदिया घोटाले के दोषी हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा था कि सिसोदिया, केजरीवाल स्वयं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष है। और आरोप सीबीआई और ईडी के ऊपर लगाए कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को ही कुचलना चाहती है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई? उससे भी बड़ा सवाल यह कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल को अकेला क्यों छोड़ दिया? भाई, चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि 4 जून को विपक्ष की सरकार बनेगी, 5 जून को वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के हालात तो बदल गए, उनकी सीटें बढ़ गई, लेकिन केजरीवाल मुसीबतों में घिरे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो देखकर ऐसा लगता हो कि वो उनकी फिक्र कर रही, यानी कि अपने एक अलायंस के घटक दल के चीफ की फिक्र हो किसी को। तो दिल्ली का और आम आदमी पार्टी का जो सियासत है दिल्ली में, ये दोनों मामला बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा है। इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। सवाल क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्या विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल को अकेला छोड़ दिया लड़ने के लिए? क्या सीबीआई और ईडी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? और क्या केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है ईडी और सीबीआई जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह जो सीबीआई कह रही है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है? आज की बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। सिसोदिया और केजरीवाल की दोस्ती में कौन दरार डालना चाहता है? क्या सीबीआई ने केजरीवाल का झूठा बयान मीडिया में चलवाया ताकि आम आदमी पार्टी की इमेज बिगाड़ी जा सके? केजरीवाल ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मीडिया में चल रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर चलवाई जा रही है। इनका मकसद है कि फ्रंट पेज हेडलाइन बने कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा सिसोदिया के सिर फोड़ दिया है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। सिसोदिया, मैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष है। कृपया इसे रिकॉर्ड में लिया जाए। सिसोदिया और केजरीवाल की दोस्ती में दरार डालने वाली ये खबर आई तो आम आदमी पार्टी सीबीआई पर हमलावर होगी। आज आपने देखा कोर्ट में, जो कोर्ट के आपके रिपोर्टर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूठा प्रचार सीबीआई के द्वारा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सिसोदिया दोषी है। यह हेडलाइन बन गई टीवी चैनल्स पे। केजरीवाल जी ने जब इसका विरोध किया कोर्ट के अंदर
हमारे वकीलों ने विरोध किया, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद से वो स्टेटमेंट पढ़ा सीबीआई से मांगकर। बोला पढ़ाओ कहां पे लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। ये केस चला रहे वहां। सुनीता केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया एक्स के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि असली इमरजेंसी ये है। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। शराब घोटाला केस में फंसे केजरीवाल के लिए संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अभी सलाखों के पीछे ही है कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। क्या आम आदमी पार्टी को कुचलने की सियासी साजिश हो रही है? क्या सीबीआई और ईडी जैसी प्रीमियर एजेंसियां सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही हैं? क्या झूठी खबरें फैलाकर केजरीवाल की छवि बिगाड़ने की साजिश की जा रही है? और क्या इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल को अलग थलग छोड़ दिया है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और 6 बजे के डिबेट को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सारिका सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रोहित अग्रवाल, नेता आरएलडी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन जी का रुख करना चाहूंगा। पवन जी, सबसे पहला सवाल मेरा और दर्शकों का यही है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई के सामने लिया और बाद में कोर्ट में पलट गया, या फिर इस मामले में सीबीआई जो दलील दे रही है वो गलत है, और जो आरोप आप लोग लगा रहे कि सूत्रों के हवाले से गलत खबरें प्लांट की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई ईडी का जो खेल है झूठ का, वो आज फिर पर्दाफाश हो गया। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई एक्सपोज हो गई। इन्होंने कोर्ट के अंदर आधिकारिक तौर पर कहा, झूठ बोला, रंगयात उनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर पूरा सारा इल्जाम डाल दिया है। लेकिन जज साहब के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई फर्जी बातें बोल रही है, झूठे तथ्य आपके सामने रख रही है। जज साहब को कहना पड़ा कि सही बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी हैं। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी पूरे ईमानदार हैं, निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं। ये सारे बयान कोर्ट के सामने थे। ये बहुत बड़ी साजिश इस वजह से हो जाती है कि आपको समझना पड़ेगा। पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने 23 अप्रैल 2023 को बुलाया था, गवाह के तौर पर बुलाया था। उसके बाद 20 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है और ईडी घबराहट में तुरंत स्टे जाके लगवा देती है, उनकी जमानत उनको बाहर नहीं आने देती। उसके बाद अगले ही दिन उनको आरोपी बना दिया जाता है और आज उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो पूरा का पूरा साजिश ये समझ में आती है कि कोई जांच करना ईडी का मकसद तो था ही नहीं, सीबीआई का मकसद तो था ही नहीं। इनका एक मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी को, नेताओं को मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैला के बदनाम करना और अरविंद केजरीवाल जी और बाकी नेताओं को जेल में डाले रखना, जेल से बाहर ना आने देना। ये तमाम सारी बातें 2 साल से ज्यादा केस की इन्वेस्टिगेशन हो गई, तमाम सारी रेड हो गई, तमाम सारी जांच हो गई, इतनी सारी चार्जशीट फाइल हो गई। आज तक ईडी सीबीआई ये नहीं बता पाई कि सबूत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, 20 तारीख को लोअर कोर्ट के कड़े सवाल थे। उन्होंने कहा था कि ईडी बायस होकर काम कर रही है। उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई। ईडी ये बताए कि जो आप पैसे के लेन देन की बात करते हैं उसका सबूत कहां है। सिर्फ एक किसी के बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डाल देंगे। जिस मगुंटा रेड्डी की बात आज सीबीआई कर रही है, उस मगुंटा रेड्डी ने जुलाई 2023 में अपना बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारा अरविंद केजरीवाल जी का कोई रिश्ता नहीं है। आज की तारीख में वो सारी बातें आप लोगों की तरफ से कही जाती रही पवन जी। आज की तारीख में एजेंसी का दावा यह है कि 45 करोड़ का ट्रेल उनको मिल चुका है, जिसके एविडेंस उनके पास है, व्हाट्सएप चैट उनके पास है, ये मनी कहां से आया, कैसे गया, कैसे पहुंचा, कैसे आगे गया, ये क्या क्या ट्रेल है, इस तरह के दावे किए गए हैं। तो जब 45 करोड़ के ट्रेल का दावा कर रहे हो, आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं।
दूसरी बात ये कि फिर वही सवाल वही आएगा कि भाई आप लोगों के लिए तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में डिस्कस हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को रिलीफ नहीं है ना। इसी बात को लेकर सवाल है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जब अरविंद जी को इंटरिम बेल मिलती है तो आप कहते हैं सत्य की जीत हुई है, और जब उनको बेल नहीं मिलती है तो आप कहते हैं लोकतंत्र हार रहा है। देखिए विपिन जी, बात यही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है वही ईडी कोर्ट में बोलने का काम करती है। पहले कहते थे 1.25 लाख करोड़, फिर कहते थे 50,000 करोड़, फिर कहते 1100 करोड़, फिर कहते 100 करोड़। तमाम सारे अलग अलग जो नंबर से भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट किए, और लोअर कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ईडी से पूछा गया कि बताइए सबूत तो दीजिए, आप सिर्फ नंबर कोट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये आपके पास सबूत है, आप हमको सबूत नहीं दे रहे। लेकिन जब तक आपको प्रोसीजर ऑफ क्राइम नहीं दोगे, मनी ट्रेल नहीं दोगे, सबूत नहीं दोगे, तो तब तक साबित कैसे होगा? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि 8 महीने में सारा ट्रायल खत्म करना है, शुरू करके खत्म करना है। 8 महीने से ज्यादा हो गए, अभी ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया है। सिर्फ ठीक है, मैं इसका जवाब अनिल गुप्ता जल्दी से ले लेता हूं। जी अनिल गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जैसा कि पवन शर्मा क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अनिल गुप्ता जी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सबूत की बात कर रहे थे, पहले मैं इनको सबूत ही दे देता हूं। देखिए, ये जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए, ये इससे पहले दिल्ली सरकार की सेल होती थी 7,860 करोड़ रुपए जी, उसमें एक्साइज मिलता था 3,378 करोड़ रुपए, और 270 करोड़ रुपए डीएसआईडीसी को उसका प्रॉफिट था। जब ये नई पॉलिसी लाए उसके बाद इनकी सेल बढ़ गई, सेल हो गई 13,560 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल सेल हो गई, और राजस्व मिला 312 करोड़, यानी कि जहां पहले मिलता था 3,378 करोड़ रुपए, नई पॉलिसी में 312 करोड़, यानी 3,000 करोड़ का नेट लॉस दिल्ली सरकार को, दिल्ली को राजस्व का नुकसान हुआ। ये चेक कर सकते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। 1,900 करोड़ का प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रॉफिट हुआ। पहले पुरानी पॉलिसी में 2% कमीशन दिया जाता था। इस नई पॉलिसी में, जिसके अंदर ये जेल में है, कमीशन को बढ़ा दिया 12%। प्राइवेट ऑपरेटर्स को मिला 350 करोड़ का कमीशन। हाँ। तो प्राइवेट ऑपरेटर का मुनाफा हो गया 1,900 जमा 350, 2,250 करोड़ रुपए। ये प्रूफ है। इससे ये अगर आम आदमी से भी बात करें, एक दिल्ली के नॉर्मल सबूत क्या है? बात करें, मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ये तो रिकॉर्ड चेक कर लीजिए एक्साइज के। आप नहीं, आम आदमी पार्टी को पैसा मिला, इसका सबूत क्या है? अरे सर, बात तो आपकी ईडी दे नहीं पा रही कोर्ट में, आप बता दीजिए। अरे आज ही आपकी सीबीआई एक्सपोज हो गई। तो जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड को, अभी में क्यों? अरे आप अनिल जी, आप ये तो बताइए कि आज आपकी सीबीआई ने झूठ बोला कोर्ट के अंदर, झूठ पकड़ा गया। हर बार झूठ पकड़ा जाता है। सारी बातें, सारे सबूत कोर्ट के अंदर सामने क्यों थे? ट्रायल कोर्ट ने लगातार आपसे सबूत मांगे, प्रोसीजर ट्रायल मांगे, आपसे मनी टेल मांगी, आप दे नहीं पाए। आपकी सीबीआई ने सबूत दे नहीं पाए, 2 साल से ट्रायल शुरू कर नहीं पाए। पवन जी, एक एक बात पूरी होने दीजिए। पवन जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। पवन जी, रिक्वेस्ट है, पवन जी रिक्वेस्ट है, सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रोसीजर ऑफ क्राइम कहाँ है? सबूत क्या है? चोरी पकड़ी गई तो क्यों भभक रहे हो सर? मैंने दिया है ना, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चैलेंज कीजिए मुझे। राजनीतिक बातें नहीं, राजनीतिक बातें मत करिए, साक्ष्य बताइए। रिकॉर्डों को कोट किया है, अगर उनको में कोई गलती है तो आप चेक कीजिए। मैंने बताया पहले पॉलिसी में कितना मुनाफा होता था, अब में कितना हुआ। पहले 2% कमीशन था, तो ये वाली बात ईडी कोर्ट ने क्यों नहीं दे पाई जो आप कह रहे हैं? मैंने कहीं फैब्रिकेटेड नहीं किया, ये आपके एक्साइज डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, बता रहे हैं। पर दिक्कत क्या है? ठीक है अनिल जी, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो बौखला जाते हैं ये। ठीक है अनिल जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर डालने का मतलब क्या है? ये पवन जी पूछ रहे हैं, क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की जा रही है? मैं जवाब देता हूं, पर बीच में ना बोले जी। देखिए, ईडी ने सम्मन पहला कब दिया? 2 नवंबर 2023 को। टोटल 9 सम्मन हुए, क्योंकि इनके मन में चोर था, ईडी के सामने नहीं गए। जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि कौन आपको रोक रहा है केजरीवाल साहब को अरेस्ट करने के लिए, तब जाके ये अरेस्ट हुए। तो कानून की अवहेलना कौन कर रहा है? केजरीवाल साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में चोर है। सीबीआई की बात करते हैं आप। सीबीआई को कंप्लेंट किसने दी? कांग्रेस के नेताओं ने दी, जो इनके एलिस पार्टनर है। सीबीआई अपना काम कर रही है। ये कहते हैं सीबीआई ईडी बीजेपी की स्वतंत्र इकाई है।
ये कोर्ट में भी आरोप लगाते हैं। जब लोअर कोर्ट का डिसीजन आता है तो सत्यमेव जयते बोलते हैं, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसको प्रिजुडिस बोलते हैं, यानी कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पे भी आरोप लगाने से ये चूकते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला इनके फेवर में आता है तो ये खुश मनाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जब इनको जमानत नहीं मिलती तो उस पर भी आरोप लगाते हैं। ये पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए। सुनिए मेरी बात, एक अभी तक मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली। जो डिसीजन आता है, मैं सारिका जी के पास जा रहा हूं, मैं बहुत शर्मा आ रहा हूं आपके पास। अनिल गुप्ता कह रहे हैं कि भाई इतने पाक साफ होते तो कोर्ट प्रोसीडिंग में जमानत मिल जानी चाहिए थी, और ईडी कह रही है 100 करोड़ रुपए के उनके पास रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत है। मैं सारिका जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़िए, उसके प्रेम कुमार जी, रोहित जी आपके पास आऊंगा। सारिका जी, क्या इंडिया अलायंस के एक प्रमुख घटक दल और आपने अपने मित्र अरविंद केजरीवाल जी को अकेला छोड़ दिया इस पूरे मामले में? क्योंकि एक तरफ सदन के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, राहुल गांधी जी एलओपी चुन लिए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अगर इतना बड़ा था, दिल्ली में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे उस दिन, और उस दिन जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं सबके नेता मौजूद थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन आज की तारीख में जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अपोजिशन इस बात पर खामोश है, अपोजिशन इस बात को कहीं नहीं उठा रहा है, ऐसा दिख रहा है सामने। देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो आपको। मैं आपको इस विषय पर बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि अकेला छोड़ दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस के चरित्र में ये कहीं नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी तरीके का एक अलायंस बनाया था। निश्चित रूप से ये बात सही है कि अलोकतांत्रिक जो संविधान को खत्म करने वाली ताकतें देश में सिर उठा रही थी, उनको रोकने के लिए सबको एकजुट होना बहुत जरूरी था। इसलिए इंडिया अलायंस बना, और निश्चित रूप से आप रिजल्ट देख रहे हैं कि आज बीजेपी की क्या हालत है। वो बैसाखियों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चल रहे हैं, और पूरा जितना पिछले 10 साल में जो तानाशाह पूर्वक तरीके से, तानाशाह पूर्ण उनकी मंशा से जो उन्होंने इस देश को चलाया है, आज अगर हम देखते हैं तो उस परिपाटी में उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। आज जो संसद का सीन हमने अंदर से देखा, तो देख करके 10 सालों के बाद में ऐसे लगा कि ये देश वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। जो इंडिया अलायंस के 240 के आसपास जो सांसद चुन करके गए हैं, वो सभी सारे लोगों की आवाज, जो इस देश की आवाज है, इस संविधान की आवाज है, जो ताकत हमें ये संविधान देता है, उसको वो जरूर उठाएंगे। बात हम करते हैं कि आप देखिए, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कहने को सिर्फ और सिर्फ ये सीबीआई, ईडी, ये सारी एक इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऐसी कौन सी विशेष बात है कि बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर। ठीक है सारिका जी, आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की भी तो भूमिका है। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को तो छोड़ दिया, और आपकी शिकायत पर सीबीआई में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आप लोग सीबीआई तक कंप्लेन लेकर गए थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। आप लोग मजबूत हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने अलायंस में सीटें ज्यादा हासिल की, उसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की भी तो भूमिका है। आज जब वो लड़ रहे हैं ईडी सीबीआई के खिलाफ बोल बोल के कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे, तो आप लोगों को तो एज अ अलायंस एक साथ रहना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे पर आप लोगों में दो फाड़ है? देखिए, मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ, प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमने इंडिया अलायंस के किसी भी घटक के ऊपर जब कोई विपत्ति आई है तो हम उनसे अलग हो गए हैं। वो हमारे अलायंस का हिस्सा है। रही बात जो आप आज सीबीआई का जो वर्डिक्ट आया, किस तरीके से सीबीआई अपनी बातों को, एक व्यक्ति को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से एक बहुत सोचनीय बात है और इस पर चर्चा होगी। रही बात, सुनिए, दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया आपने? मैं आपसे वही एक रैली कर देते, एक प्रोटेस्ट कर देते, राहुल जी एक ट्वीट कर देते, इंडिया अलायंस एक ट्वीट कर देता। राहुल गांधी से और कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारी पूर्व जो अध्यक्षा है सोनिया जी, उनसे 50-50 घंटे सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, उनसे सारे सवालात अलग अलग जो दोष नहीं, मैं आज की सारिका जी आज की परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, मैं पास में नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे बोलने मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप अपने हिसाब से बोल रही हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं कि नहीं है, और हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहा? बोलने दीजिए, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं वहीं आ रही हूँ। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम इस लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं। हमारे लीडर जब राहुल गांधी से, हमें पता था कि बिल्कुल फ्रॉड केस के अंदर उनसे ये पूछताछ की जा रही है, फिर भी हमने उनको कॉर्पोरेट संस्थाओं को कॉर्पोरेट किया, सीबीआई को राहुल जी ने कॉर्पोरेट किया,
50 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। हम इस देश के संविधान में, इस देश की न्यायपालिका में पूरा भरोसा करते हैं, तो इसलिए जो प्रोसीडिंग चल रही है वो चल रही है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ देने की, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी के अंदर इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उनमें इस पर चर्चा होगी। आज की परिस्थितियां किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर आगे की इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से तो शराब घोटाला वाला ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? देखिए, जो बीजेपी राज में पिछले 10 साल से जितने भी घोटाले हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि उसमें कितने लोगों को इन्होंने आरोपी घोषित किया और सजा दी है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन में डालना, उनको डराना, धमकाना, उनकी आवाज को बंद करना। नहीं, मतलब इनके खिलाफ ये मैं ऑफिशियल कांग्रेस का ऑफिशियल बयान मानूं कि शराब घोटाला केस पूरी तरह से बोगस है, इसको अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए लाया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ। हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये केस न्यायपालिका में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इसका निर्णय कोर्ट करेगा कि ये निर्णय ये मतलब आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हैं, आप न्यायालय और संविधान के साथ भी बहुत अच्छी बात साझा की। देश के संविधान और न्यायपालिका के साथ हैं। ठीक है, रोहित जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित, मैं आ रहा हूं, अनिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित जी, कमाल की राजनीति है, मतलब साथ होकर भी साथ ना होना या फिर इसको मान पाना, इसको जता पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो अब तो विपक्ष बहुत पावरफुल स्थिति में है। इस बात को मजबूती से उठाया जा सकता है और उठाया जाएगा सदन के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड थोड़ा सा भ्रमित करता है। रोहित अग्रवाल जी। देखिए विवेक जी, अरविंद केजरीवाल आज जो जेल में है, ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने ही उजागर किया था। सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले के ऊपर बात की थी वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। और आज भी आप कांग्रेस को जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनके ट्विटर हैंडल से देख लीजिए, वो निरंतर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं और वो ये इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूती से रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। अब हम आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो ये वही पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल भी वही व्यक्ति हैं जो कहा करते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन करके और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के उसने अपनी पार्टी बनाई, अपनी स्थापना की और कांग्रेस को उखाड़ फेंका दिल्ली से और पंजाब से। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि जो लोग ये कहा करते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, आज वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं जेल के अंदर रह के भी। दिल्ली की क्या दुर्दशा उन्होंने कर दी है कि दिल्ली सीबीआई सर ये दिल्ली की बात तो कर लेंगे, लेकिन सीबीआई दावा करे कि केजरीवाल जी ने सिसोदिया का नाम ले लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर बात गलत है, झूठ फैलाया जा रहा है मेरे बारे में। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार वो कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया था। और ये पूरी तरीके से ये लोग लिप्त हैं घोटालों में, पूरी तरीके से ये लोग हिस्सेदार हैं घोटालों में और इन्होंने सिर्फ लूट खसोट की राजनीति की है। जब आम आदमी पार्टी शुरू में बनी थी, आपको याद होगा, इन्होंने उद्योगपतियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि वो हमको चंदा नहीं दे रहे, जबकि वो अन्य पार्टियों को चंदा दे रहे हैं और हमको चंदा नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र ही पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये है कि वो घोटालों में लिप्त रहना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी सुविधा की राजनीति के लिए आए हैं। जो कहा करते थे वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, वो आज Z+ सिक्योरिटी लेके चलते हैं, Y+ सिक्योरिटी लेके चलते हैं, सिक्योरिटी के लिए झगड़ा करते हैं। और यहां तक कि इनके नेता तो कोर्ट चले जाते हैं कि भैया मेरा बंगला अगर हम एंटाइटल्ड नहीं भी हैं तब भी छोटा मत करो। राघव चड्डा जो कोर्ट चले गए थे कि भैया मेरा बंगला मत खाली कराओ, और आज भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है जबकि वो एंटाइटल्ड नहीं है उस बंगले के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव के तुरंत बाद ये कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आज कांग्रेस भी हमलावर है इसके ऊपर। ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं रोहित भाई आपके पास। क्या प्रेम कुमार जी, आम आदमी पार्टी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है या वाकई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसका विरोध, इसका प्रतिकार कब शुरू होगा? देखिए विवेक जी, हम कोई डिसीजन देने वाले नहीं हैं कि कोई एजेंसी खराब है या अच्छा है, लेकिन हम दूसरे की टिप्पणियों के हिसाब से देखें तो अदालत कह चुकी है कि ईडी जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है, यह अदालत का वर्जन है। और आज भी सीबीआई जो बात तथ्य में रख रही थी अदालत में,
तो आज भी जज ने कहा कि मीडिया जो है एक तरफा और गलत खबर चलाता है, वो एक हिस्सा खबर चलाता है, पूरी बात नहीं चलाता है। जैसे सीबीआई क्या कह रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में, ये मीडिया चला रहा है। ये मेरा वर्जन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, पूरी मीडिया के बारे में अदालत का वर्जन है कि प्रेम कुमार जी तथ्य कम से कम सही रखिए, क्योंकि मीडिया में क्या चलता है उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेम कुमार जी, कोर्ट में पहली चीज तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, अपना वर्जन नहीं बोल। नहीं, वो ठीक है, ये कोर्ट में कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी चीज ये है कि मीडिया क्या चला रहा है वो कोर्ट के अंदर वैसे भी तथ्य नहीं माने जाते। रखने दीजिए, अरे आप डिस्टर्ब भी करेंगे क्या? जब नहीं, ये पूरी तथ्य जाकर के आप कोर्ट के देख लीजिए, कार्रवाई देखिए। कोर्ट ने मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। अरे मैं दावा करता हूँ कोर्ट ने कहा है, जज का स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, जज का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि मीडिया एक तरफा चला रहा है और अधूरा चला रहा है। जी, हमने नहीं चलाया, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन हमने नहीं चलाया, हमने दोनों पक्ष रखे हैं। कोर्ट, मैंने भी अपने शो में दोनों पक्ष रखे हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी को जवाब पूरा करने दीजिए, प्रेम कुमार जी को जवाब पूरा करने दीजिए। प्रेम कुमार जी, जज के स्टेटमेंट सारे वेबसाइट्स पर खबर के तौर पर कोट अनकोट के रूप में पड़े हुए हैं। आज की कार्रवाई है, कोई अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, जिस मीडिया को आप पढ़ते हैं ना, वो मीडिया के पास सिवाय मसाले का और कुछ बचा नहीं है। वो मीडिया खाली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए वो कोई भी मसाला दे देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रोहित भाई, आ रहा हूँ आपके पास वापस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है रोहित जी, वापस आ रहा हूँ। एक बार प्रेम कुमार जी का जवाब पूरा हो जाए। प्रेम कुमार जी और अनिल जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। ठीक है, प्रेम कुमार जी, अनिल जी, रोहित जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। प्रेम कुमार जी, जज के स्टेटमेंट को भी अगर कोई नहीं मान रहा है और कह रहे हैं कि जज के स्टेटमेंट बताने वाला ही गलत है, तब फिर कहाँ जाए, कैसे बात करें, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ये मैं जज को कोट कर रहा हूँ। आप कहिए जो ईडी के बारे में जमानत देते समय जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था, वो भी मीडिया ने गलत चला दिया था क्या? अरे वो तो सबके सामने है, वो तो आप मान रहे ना। तो ये सारे तथ्य हैं और ये तथ्य सबको दिख रहा है कि जब जमानत मिलने की एक उम्मीद जगती है तो दूसरी एजेंसी को लगा दिया जाता है, और जब फिर आप दूसरे केसेस में देखें फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट वाला भी सिस्टम का उपयोग होता है। कैसे भी जेल में बनाए रखना है। तो ये प्रवृत्ति जो दिख रही है ये घनघोर आपत्तिजनक है, एजेंसियों की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एजेंसियों पर इतने चार्जेज लग रहे हैं, एक बार भी उनको शर्म नहीं है कि वो आके अपने आप को बताएं, कि देश के सामने बताएं कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब तो अदालत भी टिप्पणी कर रही है आप पर। अब क्या बचा एजेंसियों को अपना अपना चेहरा छिपाने के लिए? ये बहुत गंभीर बात है जी। नहीं तो विपक्ष इस पर खामोश क्यों है? विपक्ष खामोश कहाँ है? विपक्ष क्या? प्रेम कुमार जी मेरे साथ 1-to-1 लाइएगा। प्रेम कुमार जी से बात करो, उसके बाद अनिल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रेम कुमार जी। देखिए, अदालत की पर तो विपक्ष टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन एजेंसीज के जो अदालत की टिप्पणी है उस पर तो लोग बोलेंगे, और वो बोल रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज दिखाकर, प्रेम कुमार जी मेरी बात सुनिएगा प्लीज। आपने तो आप मीडिया को उठाकर लाए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब जज का जो भी कमेंट रहा होगा मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आज के इस डिबेट में आपने उसको कोट किया, ठीक है, चलिए वो आपकी मर्जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को विक्टिमाइज दिखाकर जब वोट हासिल करना था तो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी कि नहीं होती थी? आज बताइए, दिल्ली में एक प्रदर्शन बता दीजिए, चलिए एक ट्वीट कमेंट बता दीजिए, कुछ भी, एक फेसबुक पोस्ट बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल मुसीबत में और सॉलिडारिटी के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। क्या ये आज ये दायित्व नहीं बनता था इंडिया अलायंस में जितने भी घटक दल हैं उनका ये दायित्व बनता था कि अगर वो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर फॉल्स एलिगेशन है और उनके खिलाफ चार्जेस जो है वो जानबूझकर लगाए गए, जैसे आप भी ईडी सीबीआई को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए कि नहीं लड़ी जानी चाहिए विपक्ष की तरफ से? आज रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज दिल्ली में प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नीट पे हो रहा है ना प्रदर्शन। देखिए विवेक जी, पूरा चुनाव के दौरान आपने देखा हर दिन हर पार्टी की 10 रैली हो रही थी। नहीं आज सर, हो रही है क्या? दिल्ली वाली रैली भूल गए आप, वो 10 रैली नहीं थी, वो गिरफ्तारी के विरोध में रैली थी, और उस रैली में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता आए थे। वो चुनावी रैली नहीं थी। आज तक उसको ना कांग्रेस पार्टी ने चुनावी रैली कहा, ना आम आदमी पार्टी ने चुनावी रैली कहा। इंडिया ने जो चुनाव से पहले 1 से 2 रैली की, उनमें से वो एक रैली थी दिल्ली की। जब इंडिया की रैली है तो चुनावी रैली कैसे नहीं है?
सर ये तो तब नहीं मान रहे थे आप लोग की चुनावी तो रैली है। अभी क्या आप ये कह रहे थे ये गलत नीतियों के विरोध में की जाने वाली रैली है, तब तो किसी पार्टी ने नहीं कहा था कि चुनावी रैली है। तो चुनाव के समय जो रैली होती है वोट मांगने के लिए होती है, वो चुनावी रैली है। अब उसमें मुद्दे बहुत सारे होते हैं। तत्काल अरविंद केजरीवाल का मुद्दा था, वो उठा था। अब आज प्रश्न आपका, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं उठना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो प्रदर्शन कर रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया एकजुट होकर के प्रदर्शन करे, ये कह रहे हैं। तो इंडिया जब जिस समय इस मुद्दे को महसूस करेगा उसको करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि ये नेशनल इश्यूज है तो करना चाहिए। वाह सर, उसको वाह। लगता है नेशनल इशू जब नहीं है अरविंद तो वो नहीं केजरीवाल के करेगा। नाम पर इंडिया अलायंस को वोट चाहिए था तब प्रदर्शन हो रहे थे, रैलियां भी हो रही थी। आज अरविंद केजरीवाल वोट का विषय नहीं है तो कोई तो प्रदर्शन समय नहीं खत्म होगा। हो गया क्या? रैली का समय खत्म हो गया क्या? नहीं, रैली नहीं, कल भी आम हो चुनाव तो सकती है, खत्म हो गए ना। महीने भर में भी हो सकती है। आम चुनाव तो खत्म हो गए ना सर। आम चुनाव खत्म हुआ तो वो तो मैंने कहा हर दिन दसियों रैली हो रही थी। ये कौन सी बात? क्या विपक्ष के लिए चुनाव अरविंद के दौरान केजरीवाल सिर्फ होती वोट है का रैली। विषय है? मैं आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा जी के पास जा रहा हूं। क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष के लिए सिर्फ वोट का विषय बने थे 2024 के चुनाव में? पवन शर्मा जी आपके लिए सवाल, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमान अनिल गुप्ता जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन शर्मा जी, देखिए विवेक जी, बड़ा साफ है कि इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हुआ था, संविधान को और देश को बचाने के लिए हुआ था। और आज जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और तमाम सारे नेताओं के साथ जो कर रही है वो तानाशाही दिखा रही है। जो अरविंद केजरीवाल जी की तरह मोदी के खिलाफ बोलेगा, सामने खड़ा होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। 2 साल से हम वही कह रहे हैं कि 2 साल से जांच चल रही है, आज तक ये बता नहीं पा रहे क्या सबूत मिला। और कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे, ईडी कहा कि आप बायस होकर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ईडी से पूछा कि सबूत दीजिए, जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद ईडी के वकील कोर्ट के अंदर उस जज साहिबा को उल्टी सीधी बातें करने लगे। तमाम सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। और आज जो हुआ वो बहुत बड़ा हादसा हुआ, देश के सामने हुआ, संविधान के सामने बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं कि जब सीबीआई ने कोर्ट के सामने झूठ बोला। पवन जी, मेरा सवाल ईडी सीबीआई को लेकर नहीं था, वो सवाल मैं आपसे पूछ चुका था। मेरा सवाल ये था कि क्या विपक्ष की पार्टियों का साथ आपको नहीं मिल रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ विक्टिम थे, सिर्फ वोट का विषय थे जनरल इलेक्शन में? मेरा सवाल यह था। घबराइए मत, खुलकर जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल को आज बाकी दलों का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ही प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो पानी के मामले पर हो, चाहे वो साफ सफाई के मामले पर हो, चाहे वो किसी और मामले पर हो। और यहां तक कि दोनों पार्टियों ने यह भी साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए जी, चुनाव अलग मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे, संविधान, देश अलग मुद्दा है। इंडिया अलायंस का गठन, आपको रिपीट कर देता हूं, इंडिया अलायंस का गठन इसलिए हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान जो खत्म किया जा रहा है, देश को खत्म किया जा रहा है, उसको हमको बचाना है। और आज भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा हुआ है। आज देखिए मोदी सरकार की हालत देखिए, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज खड़े हुए हैं हम। आज सीबीआई ईडी का जो मामला है ये आज का नहीं है। ये तमाम सारी जब ऐसे मौके आए, जब ये देश के सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी को इस्तेमाल किया अपने विरोधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि 95% केस जो होते हैं अपोजिशन के नेताओं पे होते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री जिस आरोप लगाते हैं अजित पवार जैसे लोगों पे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, प्रधानमंत्री खुद ज्वाइन कराते हैं, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तमाम सारी बातें जब भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है, 2 उनके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। या तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको ऊंचे ऊंचे पद मिल जाएंगे। अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं आ रहा हूं अनिल गुप्ता जी। पवन जी, सुनीता केजरीवाल जी ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं इस देश में शासन नहीं है, तानाशाही है। सुनीता केजरीवाल जी को ट्वीट करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी कोई आपके समर्थन में कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या आप इस मुद्दे पर अकेले पड़ गए या घिर गए, या फिर आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उससे बाकी पार्टियां कन्नी काट रही हैं आम आदमी पार्टी से? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ईडी सीबीआई नहीं है। पवन जी, देखिए विवेक जी, उस पर तो मेरा कमेंट करना इतना मेरा अभी हैसियत नहीं है। मैं नहीं, बड़े आप कार्यकर्ता के तौर पर आप कार्यकर्ता के तौर पर हैसियत रखते हैं पवन जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी राय तो रख ही सकते हैं। नहीं, विवेक जी, देखिए जब जंतर मंतर, अरे रोहित जी आपको मत बोलिए, अरे चवन्नी पार्टी को ज्ञान मत दो भाई, अरे चवन्नी पार्टी ज्ञान दोगे हमको? नहीं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं, अरे भ्रष्टाचारी पर्सनल रिमार्क्स नहीं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं। आपको ये तो पता नहीं कोर्ट ने क्या कहा। शांत रहिए, रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड आ रहा हूं। थोड़ा होमवर्क करके आया करिए, ऐसे लोगों को डिबेट मत बुलाया करिए, इसको होमवर्क करके नहीं आते। जिसकी बात पता रोहित अग्रवाल जी, मेरे सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। आपने कहा था कि चवन्नी पार्टी है, आपने नेता कहा था।
अरे भाई आपको ज्ञान मत दो, कौन पार्टी ज्ञान देगी हमको? भ्रष्टाचारी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको पता कुछ है नहीं, हम क्या करिए? आपको ये तो पता नहीं कि आज सीबीआई ने किस तरह से झूठ बोला। जज साहब की ऑब्जर्वेशन क्या थी? जज साहब ने कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, आपको ये तो पता नहीं है। आप हैं कौन बात करने वाले? शांत रहिए आप, हटाइए इनको ऐसे भी। आपको विवेक जी ये समझना पड़ेगा, एक-एक जो सारे रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं। सामने आ रहे हैं। नहीं करा पाओगे। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, पता कुछ है नहीं, ज्ञान रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, पर्सनल रिमार्क, पर्सनल लड़ाई मत कीजिए ना, ये आप लोगों के पर्सनल डिबेट के लिए थोड़ी वो मैंने ऐसे लोगों का डिबेट क्यों बुला लेते हैं? मेरे लिए तो सब सम्मान है, लेकिन प्लीज पर्सनल रिमार्क मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनल रिमार्क मत कीजिए एक दूसरे पर। रोहित अग्रवाल जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपने टर्न का वेट कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। सारिका जी और पवन जी को एक विंडो पर लेकर आइए। रोहित जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसके बाद मैं आपके पास। हाँ पवन जी। देखिए विवेक जी, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि दो मुद्दे एकदम अलग अलग हैं। इंडिया अलायंस मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ है, पहले भी खड़ा हुआ था, चुनाव में खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन आज हमको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी किस तरह से षड्यंत्र कर रही है, कोर्ट के अंदर जाकर झूठ बोल रही हैं। मैं अभी ये बात में रिपीट कर रहा था कि जज साहब को बोलना पड़ा, जज साहब का ऑब्जर्वेशन थी आज सीबीआई के मामले में कि सीबीआई ने झूठ बोला। और झूठ बोला कैसे? जैसे झूठ बोला शुरू किया, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ मीडिया चैनलों ने वो झूठ फैलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खड़े होकर बोलना पड़ा कि ये सारा षड्यंत्र जो हो रहा है मीडिया के अंदर सनसनी फैलाने के लिए हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद जज साहब को बोलना पड़ा, जिसका क्लेरिफिकेशन आप कह रहे हैं इस मुद्दे पर इंडिया इंटैक्ट है। सारिका जी कुछ कहना चाह रही थी, सारिका जी काफी देर से वेट कर रही। सारिका जी आपका टर्न, आप क्या कहना चाह रही थी? विवेक जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि अभी आप अपने शो में देख लीजिए कि किस तरीके से आरएलडी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो कैसे दूसरी पार्टी के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पास में कोई फैक्ट नहीं है। इस तरीके की उल जलूल बातें करके, और यही सेम इनकी पार्टी की पिलाइन है। आप देखते हैं कि लोगों की आवाज को दबाने का इन्होंने एक अपना चलन बना लिया है कि लोकतंत्र है भाई, हम आज भी इस देश की न्यायपालिका के ऊपर और इस देश की जो एजेंसीज है उन पर भरोसा करते हैं। हमें सीबीआई पर, ईडी पर हम भरोसा करते हैं। ये उनका दायित्व है कि आप वो इस भरोसे को कैसे कायम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि कहीं भी इस देश के हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि भाई जिस व्यक्ति को आप इतने बड़े बड़े स्कैम में चार्ज करते हो, जिनके खिलाफ आप ईडी और सीबीआई भेजते हो, हजारों करोड़ रुपए के जिनके ऊपर आप चार्जेस लगाते हो, और जैसे ही वो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो कैसे क्लीन चिट हो जाते हैं, इस देश की जनता ये पूछना चाहती है। तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ इस तरीके की डिबेट्स में जोर से बोल करके किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को पर्सनल रिमार्क करके आप सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। धैर्य रखिए, आज आप 230 के 240 के अंदर हो गए, जब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं अनिल जी से जवाब ले लेता हूं। और अब आप देखिए कि हर दिन आप निकलते हुए देखिए कि इनको इस देश के लोगों के लिए जवाबदेही बनानी पड़ेगी। यहाँ के देश की जो एजेंसी बेजा इस्तेमाल इन्होंने किया है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है अनिल गुप्ता जी, कि न्याय करना पड़ेगा। जी अनिल गुप्ता जी। देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड है और मैं अपनी बात कहता हूँ और सत्यता से कहता हूँ, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ मेरी बात को प्रॉपर्ली सुना जाए। केजरीवाल साहब राजनीति से आने से पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी करते थे, आईआरएस ऑफिसर थे। आईआर ऑफिसर बहुत बार लोगों को सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, अगर वो सम्मान पे नहीं आते उनको पेनलाइज भी करते हैं, ये उनको पता है। और ईडी जो संस्था है इसके अधिकारी भी मोस्टली आईआरएस से आते हैं। केजरीवाल साहब कितना न्याय का सम्मान करते हैं, कितना कानून का पालन करते हैं, कितना एजेंसीज का पालन करते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इस शराब घोटाले में उनको पहला सम्मान मिला 2 नवंबर 2023 को, उसके बाद सम्मान मिला 22 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को, 18 जनवरी को, 2 फरवरी को। कभी ये 6 राज्यों के चुनाव के बारे के लिए एक्सक्यूज देते हैं, यानी कि एक एजेंसीज उनको बार बार बुला रही हैं अपनी बात रखने के लिए, पर क्योंकि उनके मन में चोट था वो नहीं आए। बाद में जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने हाई कोर्ट को अपने सारे तथ्य रखे, हाई कोर्ट ने कहा कि कौन आपको रोक रहा है इनको अरेस्ट करने के लिए, तब ये जाकर ईडी ने इनकी कस्टडी ली। तो ये दर्शाता है पिछले 4-5 महीने तक ये कानून से, एजेंसी से भागे।
अभी टाइमिंग की बात करते हैं, उस वक्त जब अरेस्ट किया तो आएगी लोकसभा चुनाव से पहले, उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है वो कानून से भागता है। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, बाद में चुनाव के लिए इनकी सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रचार के लिए इनको एप्लीकेशन मिली, उसके बाद ये बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। अभी भी जब ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर हुआ, एजेंसीज का भी फर्ज है, एजेंसीज को भी अपना केस जब बता रखा उन्होंने, वो हाई कोर्ट में गए। अरे सर, आपको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और एक चीज और बता दूं जी, न्यायालय में आप फालतू बात नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर जो झूठ बोलेगा कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, आप बोलोगे तो आपको न्यायालय दंड देता है, ये नियम है। आपको अवमानना का दंड देगा, आप वहां खड़े तो नहीं बोल सकते। पर्टिकुलरली एजेंसी, अगर एजेंसी के अधिकारी को झूठ बोलता है तो वो दंड के अधिकारी होते हैं, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। पर क्योंकि अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने बात को प्रचारित करने के लिए ये छोटी छोटी शुगुफा छोड़ते हैं मीडिया में हाईलाइट देने के लिए। इन्होंने, मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको कितनी तरीके से एक्सचेकर का लॉस किया। ईडी ने जब सीबीआई ने बताया कि इतने करोड़ की मनी ट्रेल मिल गई है, आपने कोट किया ना, मीडिया में आया वो सीबीआई के रेफरेंस से। अब जब इन्होंने किया है जुर्म तो इसकी सजा वो डिसाइड करेगा, कोर्ट इनको जमानत देगा, नहीं देगा, ये देगा, इनका विषय। अगर एजेंसी अपना काम करती हैं तो इनको तकलीफ है, एजेंसी जब सम्मान देती हैं तो इनको तकलीफ है। एजेंसी कहते हैं टाइमिंग पे ये, इनको कुछ भी कर लो, चाहे इनको बुला लो, टाइमिंग पे क्वेश्चन करेंगे, कभी बीमारी का बहाना बनाएंगे, कभी चुनाव का बहाना बनाएंगे। तो हमेशा, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और अभी तो ये शराब घोटाला एक है, अभी तो इनके राजमहल घोटाला, अभी तो एसटीपी घोटाला, अभी तो पैनिक बटन घोटाला, अभी तो फेक दवाइयों का घोटाला, कितने घोटाले इन्होंने किए। आज दिल्ली की क्या हालत इन्होंने कर दी है, दिल्ली में पानी नहीं पीने के लिए, यमुना को प्रदूषित कर दिया है, बसेस नहीं है। तो अपनी विफलता को छुपाने के लिए काम करते हैं। दूसरा, हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, अब आप बताइए, अगर कांग्रेस को आज लगता है कि ये घोटाला नहीं हुआ तो जो इन्होंने एप्लीकेशन दी विड्रॉ कर ले, उसको जाके कहे ना वहां कोर्ट में कि हमने झूठी एप्लीकेशन दी थी, विड्रॉ करें। क्यों नहीं करते? इन्हीं के नेताओं ने दिया था ना, सीबीआई को कंप्लेंट कांग्रेस के नेताओं ने की थी। अगर लगता है कांग्रेस को गलती हो गई इनसे तो जाके कोर्ट में जाके कहे कि हमने झूठी कंप्लेंट दे दी, हम माफी चाहते हैं। पर क्योंकि ये अपनी उससे, और जहां तक ये मेजोरिटी की बात करते हैं, एनडीए की पूरी मेजोरिटी है 293 जी, और संविधान का मजाक आप उड़ाते हैं। आप अपने हिसाब से संविधान को ढालना चाहते, ये नहीं होगा। संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है, हमारे लिए न्यायालय सर्वोच्च। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं आपके सवाल को लेकर, मैं आ रहा हूं ढालने के लिए बात जी। ठीक है, प्रेम कुमार जी जी हाँ बोलिए विवेक जी। नहीं, उनका सवाल था कि अगर इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले। अगर इस मामले में पॉलिटिक्स ही हो रहा है सर, और पहले भी पॉलिटिक्स किया गया, तो इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अभी जो कंप्लेंट डाली गई, मुझे नहीं पता ये कंप्लेंट कब डाली गई थी, अनिल जी बता रहे हैं कि सीबीआई में कंप्लेंट डाली गई थी, तो उसको विड्रॉ करें और कहें कि जो है वो ये जांच जो है वो परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता को तो बधाई देना चाहिए कांग्रेस को कि जो विपक्ष के तौर पर वो काम दिल्ली में नहीं कर सकी, वो कांग्रेस ने एक अच्छा विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाई और निभा रही है। और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो विपक्ष की भूमिका तो बीजेपी नहीं निभा सकी। दूसरी बात यह है कि जो बात कह रहे थे भूमिका का क्या प्रेम कुमार के, फिर वो दोस्ती वाली भूमिका का जो प्रश्न आया उसको उत्तर देने दीजिए। हाँ ठीक है, दोस्ती इसमें कहाँ आ रही है? आप देखिए, बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि ईडी का अपमान किया या सम्मान नहीं किया, समन का सम्मान नहीं किया। सम्मान को रेस्पोंड अगर वो नहीं करते तब आप कहते कि सम्मान का सम्मान नहीं हुआ। रेस्पोंड तो हर बार अरविंद केजरीवाल ने किया। हाँ, जो कोर्ट ने कहा ईडी को कि आपको गिरफ्तारी से रोका क्यों है, तो ईडी 9 बार जो समन भेजती रही, या तो और 10 बार भेज देती या फिर तीसरे चौथे बार में गिरफ्तार कर लेती। उनको किस आका का इंतजार था? क्यों चुनाव की टाइमिंग का इंतजार था? क्या इंतजार कर रहे थे ईडी? क्यों नहीं गिरफ्तार किए? दरअसल कोर्ट की टिप्पणी ईडी की कार्यशैली पर सवाल था कि आपको रोका किसने है गिरफ्तार करने से। तो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी, वो ईडी के कार्य संस्कृति पर टिप्पणी थी। ये समझिए। अब आपका जो तीसरा प्रश्न था दोस्ती,
दोस्ती राजनीति में कुछ नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी होती है, स्थानीय स्टेट के लेवल पर जिम्मेदारी होती है, जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति, हर पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सबको कहीं विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना होता है, कहीं सत्ता पक्ष की भूमिका का निर्वाह करना होता है, कहीं राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर बनाना होता है। प्रेम कुमार जी, आप उससे काफी सीनियर हैं, तो आपके इस लाइन को क्या ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्ती कुछ नहीं होता, राजनीति में सिर्फ वोट होता है? वोट तो जनता का समर्थन है ना, वोट क्या है? जनता समर्थन का कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन्हीं तो तरीकों से आपका समर्थन मिलेगा जब आप अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे, जब आप अपने आप को बताएंगे कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये भी तो एक टूल है ना। तो जनता अगर उस बात को समझ लेगी, जनता इतनी नादान है कि कोई विक्टिमाइज करेगा तो मान लेगी। जनता को जो दिखता है उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती है। बाकी जो पात्र होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। इस पूरे मामले में भी जनता के सामने, इस पूरे मामले में क्या अरविंद केजरीवाल अकेले? फिर मैं रोहित जी के पास जा रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, प्रेम कुमार जी, क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में अकेले पड़ गए? देखिए, तत्काल आपको आज इसलिए लग रहा है क्योंकि आज कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन आज इसलिए नहीं बोल रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जमानत वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, तो क्या अरविंद केजरीवाल के वकील, उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गई क्या? ऐसा मत, ये एक रणनीतिक स्थिति है कि कैसे केस लड़ा जाए, इसलिए उन्होंने वापस लिए। अब मिल करके कैसे इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी की मदद करता है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस मदद नहीं करेगी, ये बात याद रखिए। दिल्ली कांग्रेस को अपोजिशन की भूमिका निभानी पड़ेगी और नेशनल कांग्रेस को ऑल इंडिया लेवल पर जो करना हो वो करे। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प आप कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, लेकिन नेशनल कांग्रेस पूरे देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई कदम उठाए तो उसे देखा जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? कांग्रेस पार्टी का दो स्टैंड कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में 7 चुनाव लड़ेंगे और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस परिस्थिति में हमने देखा है, जब अलग प्रांत की लड़ाई होती थी, चाहे उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, लोकल यूनिट कुछ बोलता था, नेशनल पार्टी का यूनिट कुछ बोलता था। ये होता है, जब पार्टी में चुनाव होते हैं, लोकल यूनिट बोलता है समझौता मत कीजिए, नेशनल यूनिट बोलता है समझौता करना पड़ेगा। उसको नेशनल राजनीति देखनी। ये तो दबी छिपी बात होती है ना प्रेम कुमार जी, ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। पब्लिक डोमेन में होता है, वही होगा जो आला कमान तय करेगा। पब्लिक डोमेन में होता है, ये मैं कह रहा हूँ। दिल्ली कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका क्यों छोड़ेगी? मैं आ रहा हूं आपके पास पवन जी। मैं रोहित अग्रवाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, कमाल की स्थिति है, प्रेम कुमार जी जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या इस तरह से दिल्ली के पॉलिटिक्स या फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं दोस्ती राजनीति में कुछ नहीं होती है, सिर्फ सत्ता की भूख होती है, और सत्ता की भूख के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाओ, जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने युवराज को स्थापित करना है। और आम आदमी पार्टी क्या चीज है? आम आदमी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर गया हो। प्रेम कुमार जी, आप बीच में बोल रहे हैं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, है ना? देखिए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर पड़ा हो, वो पार्टी की कोई हैसियत बची है? वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में। जिसका पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल के अंदर पड़ा हो, उस पार्टी की कोई हैसियत बची है? वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व में। और ये कह रहे हैं विक्टिमाइज, क्या नाम है साहब, हम विक्टिम हैं, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, तुम्हारी हैसियत क्या है? आप तो झूठों की पार्टी हो। और अगर हमें विक्टिमाइज ही करना होता तो हम कांग्रेस को करते, हम समाजवादी पार्टी को करते, जो कि कहीं विपक्ष में दिखाई पड़ते हैं, जो मजबूत हैं, दिखाई पड़ते हैं। परंतु आप वो क्या, जो आपके ऊपर हम झूठी कार्रवाई करवाएंगे? कोर्ट ने आपको चुनाव के समय जमानत दी थी ना कि आप जाइए और चुनाव लड़िए, परंतु क्या हुआ? कोर्ट ने आपको पुनः जेल में भेज दिया। इसका मतलब साफ है ना कि कोर्ट को दिखाई पड़ रहा है कि आप भ्रष्टाचार आपने किया है। कोर्ट ने आपको कोई बेल नहीं दी है। आप न जाने कौन सी बातें कर करके जनता को गुमराह करना चाहते हो। दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़प रही है, दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, इसीलिए 7 सीटें आप दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर रहते हुए भी आप 7 सीटें दिल्ली के अंदर हार गए, क्योंकि दिल्ली की जनता। अरे भाई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है हमारी, कई सारे राज्यों में मेयर है हमारे, राष्ट्रीय पार्टी है। और आपकी पार्टी क्या है? अरे आपका तो नाम लेने वाला कोई नहीं है रोहित जी।
अब बात समझिए, देखिए भाई साहब, मैं आप ही ले पूरे लो मेरा नाम मुझे तो। 30 सेकंड का भाई समय साहब, देंगे पवन जी, आप ही तो ले मैं लो पूरे मेरा नाम केस की आपको आज बताता हूँ। देखिए स्थिति ये है कि अरे ऐसी रोहित जी, भ्रष्टाचारी अरे पार्टी आपको मैंने ज्ञान आज मत तक दीजिए नहीं भाई। देखी, भारतीय जनता जिसका पार्टी ने राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष आंदोलन जेल में में हो, आपके नेताओं जिसका को पूरा गिरा के केंद्रीय पीटा था, जेल में हो, गालियां और दी उसके थी बाद और उसके सत्ता एक में एक लाया करके था एक एक भारतीय करके जनता एक एक पार्टी करके चले पवन गए। जी जरा बात पूरी होने दीजिए रोहित जी मत दीजिए। जी भाई साहब, रोहित जी, मुझे गलत 30 आपने सेकंड जनता के दीजिएगा। साथ मैं आ रहा हूँ किया है, आपके पास। गलत आपने देश के साथ किया है, मैं 30 गलत सेकंड आपने अपनी पूरी दिल्ली बात के कर साथ देता हूँ, किया पूरा है। केस का ठीक सारा- है ठीक है जनता ठीक पार्टी है आ ठीक रही है है, रोहित जी ये सारा सत्ता का खेल आप कह रहे हैं। जल्दी से पवन जी, उसके बाद फिर सारिका जी के पास जा रहा हूं मैं, फिर अनिल जी के पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। पवन जी देखिए रोहित जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, मैं पूरे केस की स्थिति आपको सारा समझा देता हूँ। आज सीबीआई ने केस की कोर्ट के स्थिति तो अंदर दिल्ली की झूठ बोला, जनता देख रही है। के केस ऊपर की झूठे स्थिति तो आरोप लगाए। सीबीआई और ईडी दोनों ही रोहित जी एक सेकंड रोहित जी एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अब पवन जी करिए। हाँ देखिए देखिए पूरा केस ये है कि आपको अप्रैल 2023 में पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन किया था बतौर गवाह, और अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के सामने गए, सारी बातें रखी, और 19 जून तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई आरोपी नहीं थे सीबीआई के केस में। 20 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद तुरंत ईडी जाती है स्टे लेने के लिए और हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को आरोपी बना दिया जाता है, और आरोपी बनाने के कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद, और आज की डेट में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरा खेल ये समझ में आता है कि पवन जी मंशा है आपने कि 30 किसी भी सेकंड में तरह से हमको अरविंद समझा दिया, केजरीवाल 30 जी को सेकंड में जेल यही बात जाके अदालत को समझा दीजिए तो शायद बेल मिल जाए। आपने यहाँ तो बड़ी सिंप्लीफाई भाषा में कह अदालत तो दिया। बार बार कही रही है, देखिए अदालत तो बार बार कही रही है कि ईडी बायस होकर काम कर रही है, सीबीआई झूठ बोल रही है जज साहब के सामने, तो अदालत तो बार बार तो कही फिर रही है। बेल देने से कौन रोक रहा है? फिर बेल क्यों नहीं, बेल देने से कौन रोक रहा है? अरे अदालत को ही बेल देखिए, देना है, जो सीबीआई को बेल आपको नहीं देना पता है, है, ईडी को बेल नहीं देना है। कानून ऐसा है अदालत जो को भारतीय बेल जनता देनी पार्टी ने है। 2018 में संशोधित किया कि आपको बेल के समय ठीक है, जज साहब को जानबूझकर ये ऐसा साबित कानून करना पड़ेगा, लाएगा। हम निर्दोष ठीक हैं। है, सारिका जी का क्लोजिंग रिमार्क, इसके बाद कानून अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। जानबूझकर ऐसा कानून लाएगा। सारिका जी आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मैं विवेक जी आपसे बार बार लगातार मैं यही कह रही हूँ कि न्यायपालिका इस देश की सर्वोच्च है, न्याय पर हमें भरोसा है, और जो एजेंसी गलत तरीके से और मैलिस काम जो कर रही हैं पिछले 10 साल से, उसके कितने सारे अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण बताऊं कि जिनके ऊपर चार्जेस लगाए और जो फिर जैसे इस पार्टी में गए और वो बिल्कुल साफ क्लीन हो गए, इसका तो इतिहास पिछले 10 साल का हमारे सबके सामने है। यही बात जो अरविंद केजरीवाल जी के विषय में हम सीबीआई की भूमिका और ईडी की भूमिका पे करते हैं, तो 20 जून को जैसे ही उन्हें ईडी ने जब कोर्ट ने उनको जमानत दी और सीबीआई तुरंत उनको फिर से गिरफ्तार कर लेती है, तो निश्चित रूप से ये इस तरीके की कार्य प्रणालियां इस देश में क्या हो रहा है। ठीक है, आप भी सवाल उठा रहे हैं। अनिल गुप्ता जी आपका फाइनल रिमार्क 10 सेकंड में। सवालों के दायरे में केंद्रीय एजेंसी, अनिल गुप्ता जी जल्दी से। देखिए, सीबीआई के केस में ही मनीष सिसोदिया जेल में है। अब वहां तो पीएमएलए कानून नहीं है ना, और अभी सीबीआई जब को ट्रेल मिला है तो उनको अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है? चलिए, तो आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन बायस है। मामला अदालत में है, जांच चल रही है, देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली।